नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसके मॉडल पेपर 3 नंबर मॉडल पेपर हम इस वीडियो में कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर कर लिए हैं। आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। आज तीसरा मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली समरेखा है। यानी कि जो मरुस्थल है राजस्थान का, वो उसको शुष्क और अशुष्क, जो अर्धशुष्क है, इनको 2 भागों में विभाजित करती है। वो समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेमी, 25 सेमी, 57 सेमी और 80 सेमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। और राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर है। और इसी के साथ में राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो 57 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से असंगत ऊंचाई है। जो ऊंचाई है वो असंगत किस में है? पर्वत चोटी दी गई है और साथ में ऊंचाई। तो अचलगढ़ 1380, लीलागढ़ 874, बरवाड़ा 747, भानगढ़ 649। तो इसमें सही कौन सी नहीं है? तो इसमें अचलगढ़ है वो 1380 मीटर है, सही है। इसी प्रकार से लीलागढ़ है, ये भी 874 है। बरवाड़ा है वो 747 मीटर नहीं है। तो जो बरवाड़ा है वो है 786 मीटर। कितनी है? 786 मीटर। तो जो सी नंबर है ये इसका उत्तर हो जाएगा। और भानगढ़ 649 मीटर है। तो ये बरवाड़ा चोटी है, ये कहाँ पे है? जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। इसी प्रकार से अचलगढ़ है ये सिरोही में है, और जो लीलागढ़ है ये उदयपुर में है, और भानगढ़ है ये अलवर में स्थित चोटियाँ हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदियों का युगम सांबर झील से संबंधित नहीं है? यानी सांबर झील से संबंधित युगम कौन सा नहीं है? खंडेला खारी, रूपनगढ़ खारी, रूपनाथ सागी, मेंथा रूपनगढ़। तो इसमें आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उनका सही युगम कौन सा नहीं है? तो इसमें खंडेला खारी ये भी है, रूपनगढ़ खारी ये भी है, रूपनगढ़ सागी ये नहीं है। तो इसका उत्तर सी आ जाएगा। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि जो सागी नदी है वो लूणी नदी की सहायक नदी है, और जिसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। अब अगला दिया गया, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही है। जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दिया गया है। तो इसमें अक्षांशीय विस्तार जो बीच का अंतर है और देशांतरीय विस्तार जो बीच का अंतर है उनमें उनसे संबंधित प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप जानते हैं कि देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट का, और जो अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट का है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर है और 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश है। तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न दिया गया है, प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन पाए गए हैं। यानी कि जो 2021-22 की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में वन कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 32,864 वर्ग किलोमीटर। तो ये सीधा सीधा प्रश्न है, 32,864 वर्ग किलोमीटर है। अगला दिया गया, सेफ्रून क्रांति का संबंध है। जो सेफ्रून क्रांति है इसका संबंध किससे है? केसर उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन से, मोटे अनाज उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से। इनमें से सेफ्रून का संबंध किससे है? तो इनमें से केसर उत्पादन है, इससे सेफ्रून का संबंध है। सीमेंट उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? ये धूसर क्रांति है। कौन सी है? धूसर क्रांति। इसी प्रकार से मोटे अनाज से संबंधित है मूक क्रांति। कौन सी? मूक क्रांति। और जो बागवानी से संबंधित है वो सुनहरी क्रांति है। इनको भी आपको साथ साथ में याद रखना है। तो केसर से है सैफरोन, सीमेंट से है धूसर, मोटे अनाज से है मूक, और बागवानी से है सुनहरी क्रांति। अगला प्रश्न दिया गया है 7 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता 79.8
2 और महिला साक्षरता है 52.1। तो ये युग्म कौन सा सही है? तो इनमें से जो सी नंबर युग्म है ये सही है 79.2 और 52.1। और जो राजस्थान की कुल साक्षरता है वो 66.1 है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1 है, पुरुष साक्षरता 79.2 और महिला साक्षरता 52.1 है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से भैंस की नस्ल कौन सी है? तो भैंस की नस्ल कौन सी है? जखराना, राठी, सुरती, काकरेज। तो इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी है उसको हमें छांटना है। तो जखराना, राठी, सुरती और कांकरेज, इनमें से जो सुरती है कौन सी? सुरती। तो ये किसकी नस्ल है? ये भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की नस्ल है। राठी है, ये गाय की नस्ल है। और कांकरेज है, ये भी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की। और जखराना है, ये बकरी की नस्ल है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सुरती किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। अगला दिया गया है 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में दिया गया, राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र मिल। यानी कि इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, एक तो स्वतंत्रता से पूर्व और एक स्वतंत्रता के पश्चात। तो इसमें ऐसी कौन सी मिल है जो स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित की गई थी, ये हमें बताना है। तो इसमें जो शार्दुल टेक्सटाइल है वो स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र मिल है। और ये बाकी आदित्य कॉटन है, विजय कॉटन है, राजस्थान सहकारी मिल्स है, ये सभी स्वतंत्रता के बाद स्थापित मिलें हैं। और जो शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स है ये श्री गंगानगर में स्थित है। कहाँ पे है ये? श्री गंगानगर में स्थित है। अगला है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1965 में, 1996 में, 1978 में और 1989 में। तो इसका गठन किया गया था 24 नवंबर, तारीख भी बता देता हूँ, 24 नवंबर 1978 को। कब किया गया? 24 नवंबर 1978। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला दिया गया है 11वां प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितनी है? तो 2021-22 के अनुसार दूध प्रसंस्करण क्षमता कितनी है राजस्थान की? तो इसमें दिए गए ऑप्शन 27.32 लाख लीटर प्रतिदिन, 35.40 लाख लीटर प्रतिदिन, 41.95 लाख लीटर प्रतिदिन और 45.60 लाख लीटर प्रतिदिन। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, 35.40 लाख लीटर प्रतिदिन। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इनमें से कौन सा स्थान है ये अपने को बताना है। तो इसमें जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है? तो देखो, भारत में कच्चे तेल में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 20% है। कितना हिस्सा है? 20% हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र बॉम्बे में निकाला जाता है जहाँ पे 40% है। तो उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला दिया गया है 13 नंबर, पत्थर से निर्मित मकान और बांध के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पत्थर से निर्मित और बांध के साक्ष्य किस सभ्यता से? बागोर, गणेश्वर, चक 84 और रंग महल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता से। किससे? गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता में मकान निर्मित पत्थर से निर्मित मकान और बांध के साक्ष्य मिले हैं। और जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले में है। कहाँ पे है? सीकर जिले में स्थित है। इस बात का ध्यान रखना है। अब अगला 14वां प्रश्न दिया गया है, घटियाला के शिलालेख किस प्रतिहार शासक ने उत्कीर्ण करवाए थे? घटियाला शिलालेख किस प्रतिहार शासक ने उत्कीर्ण करवाए थे? तात, सिलूक, बाउक और ककुक। तो इनमें से कौन सा शासक था? जो ककुक शासक था उसने इस शिलालेख पर प्रतिहार शासकों के उत्कीर्ण करवाए थे। किसने? ककुक ने। अगला 15वां प्रश्न दिया गया है,
पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान के संबंध में डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने तराइन के द्वितीय युद्ध को युग परिवर्तनकारी घटना कहा, ये बात सही है। दूसरा है विंसेंट स्मिथ के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में बौद्धों का विनाश प्रारंभ हुआ, ये बात भी सही है। अगला है डॉक्टर दशरथ के अनुसार पृथ्वीराज की राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, ये बात भी सही है। तो उपयुक्त सभी ये चारों बिंदु, ये जो तीनों कथन है ये सत्य है। तीनों कथन पृथ्वीराज चौहान से संबंधित जो सत्य कथन है, ये कथन भी इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। हो सकता है इन कथनों को देकर पूछ ले कि किसके कौन सा कथन है। 16वां प्रश्न दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का जालोर शासक कानड़देव प्रबंध के पुत्र वीरमदेव के साथ एक पक्षीय प्रेम खिलजी के जालोर के आक्रमण का कारण बना। उपयुक्त कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसमें कानड़देव प्रबंध, तारीख ए फरिश्ता, नैनसिरी ख्यात, खजाइन उल फतू है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो ये अपने को देखना है। तो इसका वर्णन नैनसिरी ख्यात में किया गया है। इसमें किया गया है नैनसिरी ख्यात में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 17वां, जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप किस स्थान पर मिले थे? तो इसमें कोरडा स्थान, दुनाड़ा, सिवाना या फिर सारण के पर्वतों में कौन सा स्थान था जहाँ पे राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप मिले थे? तो ये कोरडा स्थान है, यहाँ पर दोनों मिले थे। और जो राव चंद्रसेन है इसको महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है, और जो राव चंद्रसेन है इसको मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 18 नंबर। तो निम्नलिखित में से किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारी न्यूबरी व स्पोर्टिसवुड को मौत के घाट उतार दिया? देवली, नसीराबाद, एरिनपुरा और नीमच। तो इस कौन सी छावनी थी जिसमें इन ब्रिटिश अधिकारियों को मारा गया था? तो इनमें जो नसीराबाद छावनी थी उसमें इन ब्रिटिश अधिकारियों को मारा गया था। और जो नसीराबाद थी उसमें कब 1857 का आंदोलन शुरू हुआ था? 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को। अगला प्रश्न दिया गया है 19वां प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समसभा का मुख्य नियम नहीं था? समसभा जो आदिवासियों से संबंधित थी, तो इसमें कौन सा मुख्य नियम नहीं था? चोरी और लूटमार करना, नित्य स्नान, ईश्वर की पूजा और हवन करना, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करना, आपसी विवादों के फैसले पंचायत में न करना और अदालत में जाना। तो इसमें चोरी और लूटमार नहीं करना ये भी नियम था, नित्य स्नान, ईश्वर की पूजा और हवन करना ये भी नियम था, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग ये भी नियम था, आपसी विवादों के फैसलों को पंचायत में न करना, अदालत में जाना ये नियम नहीं था। इसकी जगह था पंचायत में फैसलों को निपटाना और अदालत में न जाना। ये समसभा के नियम थे। अगला दिया गया है 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन के बारे में यह कहा जाता है कि इसका आगाज़ उत्साहपूर्वक हुआ था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ? तो इसमें किसान आंदोलन दिए गए बरड किसान आंदोलन, नीमूचला किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन। 4 आंदोलन दिए गए। इसमें से किस आंदोलन के लिए कहा गया कि इसका आगाज़ उत्साहपूर्ण और अंत दर्दनाक हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है जो 1897 से शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। और इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह अहिंसात्मक आंदोलन रहा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 21वां प्रश्न में दिया है जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? जो जयपुर प्रजामंडल है 1938 में बना था। इसमें जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? तो ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो 1942, 41, 40 और 31। तो जो 1942 में सितंबर माह में हुआ था। और इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्ज़ा इस्माइल के बीच हुआ। और इनमें यह तय हुआ कि जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी।
तो जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल के भाग न लेने के लिए किया गया। अगला है उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। तो उदयपुर रियासत है, इसका राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? 18 मार्च 1948, 30 अप्रैल 1949, 30 मार्च 1949, 18 अप्रैल 1948। मैं कौन खाऊं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 18 अप्रैल 1948 को। तो 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था और इस विलय का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो महाराणा मेवाड़ भूपाल सिंह वो आजीवन राज प्रमुख रहे और प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा। और जो राजस्थान संघ और उदयपुर दोनों मिलकर संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। अब 23वां प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध चित्रकार थीमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे? तो ये धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे? अलवर शैली, उनियारा शैली, कोटा शैली और किशनगढ़ शैली। तो ये सभी उनियारा शैली से संबंधित रहे। कौन सी शैली से? उनियारा। जो उनियारा शैली है वो ढूंढाड़ चित्र शैली की लघु शैली मानी जाती है और वर्तमान में टोंक में है। कहाँ पे है? टोंक में है। और जयपुर शैली और बूंदी शैली का इसमें मिश्रण है। जयपुर और बूंदी शैली का क्या है इसमें? मिश्रण। तो इसका सही उत्तर होगा उनियारा शैली। अब 24 नंबर दिया गया है। 24 नंबर में ये दिया गया है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। आभूषण दिया गया और रंग दिया गया है। खुंगाली, खांच ये आभूषण है और इसी प्रकार इसमें दिया गया है तगड़ी और ओंगनियाँ। तो अब इसमें जो उत्तर क्या होगा इसका सही? तो इसका सही उत्तर होगा सी। यहीं पे बता देता हूँ, सी उत्तर इसका सही होगा। देख लेना, जो तगड़ी है वो कमर के बांधी जाती है, तगड़ी कमर के बांधी जाती है। और जो ओंगनियाँ है वो कान का आभूषण है। और जो खांच है वो हाथ का आभूषण है। अगला दिया गया है 25वां प्रश्न। 25वें प्रश्न में है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? नागदा का सास बहु मंदिर, शिवाड़ी का जैन मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और बिजूलिया का उंडेश्वर मंदिर। तो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है, ये शैली गुर्जर प्रतिहार शैली के साथ ही विकसित हुई थी। और इसका सबसे पुराना मंदिर शिवाड़ी का जैन मंदिर है। किसका है? शिवाड़ी का जैन मंदिर, जो पाली में स्थित है। किस में है? पाली में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है 26वां, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो असुमेलित युग्म कौन सा है इसमें से? ये अपने को देखना है। वीर विनोद, श्यामल दास, बिसल देवरासो, दौलत विजय, राजा रत्नाकर, सदाशिवम और अजितोदय भट्ट जगजीवन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और इसका सही उत्तर होगा, यानी इसमें असुमेलित कौन सा है? बिसल, जो वीर विनोद है वो श्यामल दास द्वारा लिखित है। बिसल देवरासो ये दौलत विजय के द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका बी उत्तर सही होगा। बिसल देवरासो है नरपत नाल की रचना है, यानी नरपत नाल के द्वारा लिखी गई। और जो नरपत नाल है वो विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और राजा रत्नाकर सदाशिवम के द्वारा लिखी गई, अजितोदय भट्ट जगजीवन के द्वारा लिखी गई। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। जंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। उपयुक्त कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये कथन दिए गए, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? इस सत्य कथन का हमें चयन करना है। केवल एक, दो,
केवल 3 और उपयुक्त सभी। तो बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्रों का प्रसिद्ध नृत्य सही है। जो अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य सही है, जो कतरियासर बीकानेर में। और चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ये भी सही है। यानी कि सभी उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। इसी प्रकार से 28वां प्रश्न दिया गया है, अविवाहित युवतियां और बालिकाओं की ओढ़नी है। तो अविवाहित युवतियां और बालिकाएं होती हैं, इनकी ओढ़नी को क्या कहते हैं? तो लालर, फड़का, नानदा और कटकी। तो इसे क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। यानी जो अविवाहित युवतियां और बालिकाएं होती हैं उनकी ओढ़नी होती है जिनकी ज़मीन पर लाल, काले और सफ़ेद रंग की बूटियां होती है। क्या होती है? सफ़ेद रंग की बूटियां। तो जो क्या कहलाती है? कटकी। तो अब देखते हैं इसमें फड़का क्या होता है। फड़का कथोड़ी जाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनना है वो फड़का कहलाती है। लालर विधवा महिलाओं की ओढ़नी और नानदा आदिवासी महिलाओं के घाघरे कहलाते हैं। अगला है 29 नंबर प्रश्न, राजस्थानी बोलियों के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो राजस्थानी बोलियों के संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? दादूपंत का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। सूर्यमल मिशन की रचनाओं में हाड़ौती का प्रयोग किया गया है। राजावाटी, नागर, चोल, काठेड़ी, चौरासी आदि मालवी की बोलियां हैं। दयाबाई और सहजोबाई की जो रचनाएं हैं वो मेवाती बोली में है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है ये अपने को बताना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है कि राजावाटी, नागरचोल, कोठाड़ी, काठेड़ी, चौरासी आदि मालवी की उपबोली है। ये मालवी की उपबोली न होकर ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। और बाकी ये सभी कथन सत्य है। जैसे दादूपंत का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी में लिखा गया, सूर्यमल मिशन हाड़ौती से, दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं हैं मेवाती में। तो इसमें ये मेवाती ना आकर इसमें ढूंढाड़ी आएगा बस। अगला दिया गया है 30वां प्रश्न। 30वें प्रश्न में दिया गया है हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र के में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक और मंजीरों के साथ गाए जाने वाला लोक गीत है। हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में हमसीडो, पंसीडा, मूमल और जोरावा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा पंछिड़ा। क्या होगा? पंछिड़ा। पंछिड़ा हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक और मंजीरों के साथ गाए जाने वाला गीत है। इसी प्रकार से हमसिडो क्या होता है ये बता देता हूँ। मेवाड़ क्षेत्र में श्रावण और फाल्गुन मास में भील स्त्री पुरुषों द्वारा युगल में गाए जाने वाला गीत है। और मूमल एक श्रृंगारिक लोक गीत है। और जो झारोवा है वो क्या है? जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत है। कौन सा? जोरावा। अब अगला है 31वां, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया वह स्थान कौन सा है? नारायणा, शाहपुरा, जयपुर और सांबर। तो दादू ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ये है नारायणा। क्या है? नारायणा स्थान है। और 1603 में इन्होंने अपने देह को त्याग दिया था। अब दिया गया है 32वां प्रश्न। 32वें प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे और पड़वा ढोक। तो इनमें से जो पड़वा ढोक है वो ईसाई से संबंधित नहीं है, जबकि ये जैन समाज से संबंधित है। तो यह दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व है। और जो कब मनाया जाता है? आश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रही? तो इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, बी और सी। तो इसमें ये बताना है कि ऐसे राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं रहे। तो इसका सही उत्तर होगा शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। ये दोनों प्रतिपक्ष नेता के रूप में नहीं रहे, जबकि वसुंधरा राजे प्रतिपक्ष नेता के रूप में रह चुकी है। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 162 इसमें दिया गया है राज्य मंत्री परिषद, 154 राज्य की कार्यपालिक शक्तियाँ,
155 राज्यपाल की नियुक्ति और 157 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 162 मंत्री परिषद। तो ये 162 मंत्री परिषद है, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें 163 आएगा। कितना आएगा? 163 आएगा। अगला दिया गया है राजस्थान की प्रथम विधानसभा के आम चुनाव कब हुए? तो इसमें हमें तारीख बतानी है कि 8 मार्च से 18 मार्च 1951 को, 8 फरवरी से 18 फरवरी 1952 को, 8 जनवरी से 18 जनवरी 1950 को और 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 को। तो प्रथम आम चुनाव राजस्थान में कब संपन्न हुए? तो इसका सही उत्तर होगा 4 जनवरी से 24 जनवरी। इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, 4 जनवरी से 24 जनवरी को। और जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो नरोत्तम लाल जोशी बने थे और वर्तमान में 15वीं लोकसभा ये विधानसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष है जीपी जोशी। अगला दिया गया है 36 नंबर प्रश्न, पंचायती राज की अनुशंसा किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो पंचायती राज की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1952, ये 1947, बलवंत राय मेहता 1957, भारत सरकार अधिनियम 1919 और क्रिप्स मिशन अधिनियम 1942। तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को बताई, तो जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की तीनों स्तर बताए, यानी 3 स्तरीय बताया। अगला प्रश्न देखते हैं 37वां। इसमें दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है? 330, अनुच्छेद 330, 324, 331 और 333। तो इसमें एंग्लो इंडियन के मनोनयन का अधिकार दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 333 में। कौन सा होगा? 333 में। अब एक बात और बता देता हूँ कि 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में ये अधिकारों को निरस्त कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2019 104 संविधान संशोधन के तहत इसको निरस्त कर दिया गया है, जबकि विधानसभा में अभी भी यह लागू है। अगला प्रश्न दिया गया है 38वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगरीय निकाय संस्था कहलाती है। इसका अध्यक्ष महापौर होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। शहरी निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 3 माह के भीतर चुनाव कराने आवश्यक है। पुनर्गठित निकाय शेष अवधि के लिए कार्य करेगी और राजस्थान राज्य में वर्तमान में 10 नगर निगम है। तो इसका सही उत्तर इसमें दिए गए हैं कि ऐसे जो सत्य कथन है उनको बताने हैं। इसमें कथन 1 और 2, कथन 2, 3, 4, कथन 1, 4, कथन 1, 2, 3, 4। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन सत्य है। तो इसमें कथन 1 और 4 ये कथन सत्य है। 4 नंबर दिया गया राजस्थान में 10 नगर निगम है, तो ये राजस्थान में 10 नगर निगम है, ये बात सही है। और एक इसमें पहला दिया गया है कि राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर नगरीय निकाय संस्था की स्थापना की जाएगी, जबकि इसमें महापौर कहलाता है लेकिन उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये गलत हो गया। अब अगला देखते हैं 39वां। इसमें दिया गया है जिलाधीश कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? इस प्रतिवेदन का पुनर्वलोकन करना, पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन प्राप्त करना, उस पर अपनी टिप्पणी सहित उसे पुलिस महानिरीक्षक को भिजवाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो जिलाधीश है वो ये सभी कार्य करता है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर आ जाएगा। अगला दिया गया है मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन छांटना है अपने को। केंद्रीय रिकॉर्ड सचिवालय, पुस्तकालय और संरक्षण स्टाफ का पर अपना नियंत्रण रखना, ये बात सही है। दूसरा इसमें पॉइंट दिया गया है कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वह संपूर्ण राज्य प्रशासन के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा, ये भी बात सही है। संकटकालीन समय में मुख्य सचिव राज्य के नर्वस सिस्टम की भांति कार्य करता है, ये भी बात सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो असत्य कथन उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला 41 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस के समान होता है और टेलीग्राफ पठार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है।
अब इसमें उपयुक्त कथन को सत्य बताइए। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अटलांटिक महासागर का आकार है वो अंग्रेजी के एस आकार के होता है, तो इसका ये उत्तर सही है। दूसरा, टेलीग्राफ पठार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसमें क्या है, टेलीग्राफ पठार है ये दक्षिण में नहीं उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। अगला दिया गया है कि 42 नंबर, एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर विचार कीजिए। अरब मरुस्थल, तिब्बत मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। उपयुक्त में से उष्ण मरुस्थल है, तो इनमें से हमें बताना है कि उष्ण मरुस्थल कौन सा है। तो उष्ण मरुस्थल अरब मरुस्थल है वो उष्ण है, तिब्बत है वो शीत है, गोबी भी शीत है, और थार है वो उष्ण है। तो इसमें 1 और 4 है वो तो उष्ण है, और बाकी ये 2 तिब्बत और गोबी है ये शीत मरुस्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 4। 43वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें सहारा मरुस्थल में प्रवाहित नहीं होती है? कमसिन, सिरोकागो, लेवेस और फोन। तो इनमें से कौन सी पवनें हैं जो सहारा मरुस्थल में प्रवाहित नहीं होती है? जो फोन पवनें हैं वो सहारा मरुस्थल में प्रवाहित नहीं होती है। ये फोन पवनें हैं, ये फ्रांस से स्विट्जरलैंड की ओर चलने वाली गर्म पवनें हैं। अब 44वां प्रश्न दिया गया है, इसमें सम्मेलन दिए गए हैं और साथ में वर्ष दिए गए हैं। तो सम्मेलन और वर्षों की सूची बनानी है। तो पहला दिया गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और ब्रेटलैंड आयोग। तो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो में 1992 में किया गया। तो पहले के साथ में 4 आएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, और ये सम्मेलन 1987 में किया गया। तीसरा देश में दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैस की पहचान के लिए। तो इसमें जो कार्बन का स्तर है उसको कम करने के लिए। तो जो इसकी बैठक है वो 1997 में की गई क्योटो प्रोटोकॉल की। और लास्ट बचा है ब्रेटलैंड, ये 1983 हो जाएगा। ये पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग का गठन किया गया। अब अगला दिया गया है 45वां क्वेश्चन कि यूरोप के अनेक देशों में स्त्रियों की बेहतर स्थिति का कारण क्या है? तो स्त्रियों की बेहतर स्थिति क्यों है? स्त्रियों की उच्च जन्म दर, पुरुषों की निम्न जन्म दर, पुरुषों का उत्प्रवास, स्त्रियों का अप्रवास। तो इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। अगला दिया गया है 46वां कि निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना, यानी दक्षिण से उत्तर के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो नीलगिरी, कोर्डेमम, पालनी और अन्नामलाई। तो इसका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम देखना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण में कोर्डेमम, और उसके बाद में इससे ऊपर होगी अन्नामलाई, और फिर उससे ऊपर नीलगिरी, और सबसे ऊपर होगी पालनी। अब अगला दिया गया निम्नलिखित, ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। अब इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बालाघाट, अजंता, सतमाला और हरिश्चंद्र। तो इसमें सबसे पहले होगी सतमाला, उसके बाद में हरिश्चंद्र, उसके बाद में बालाघाट, और सबसे नीचे होगी अजंता। ये उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला दिया गया है अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा किस स्थान पर अधिक होती है? कोरोमंडल तट पर, मालवा का पठार पर, छोटी नागपुर के पठार पर और पूर्वी पहाड़ी पर। तो अक्टूबर और नवंबर जाते हुए मानसून या फिर निवृत्त मानसून के समय भारत में वर्षा कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक होती है। शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। तो जो कोरोमंडल तट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा होगी, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला दिया गया है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? नदियाँ दी गई और इसकी सहायक नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, गंगा, पुनपुन, सोन, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, मानस, धनसिरी, गोदावरी, तेल, काबिनी और भवानी। तो इनमें से हमें ये बताना है कि इनकी सहायक नदियाँ और जो नदियाँ हैं इनमें असंगत कौन सा है। तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी है, गंगा की पुनपुन, सोन,
नंदा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, मानस, धनसिरी है, और जो गोदावरी है इसकी ये सहायक नदियाँ नहीं है। तेन, काबिनी और भवानी ये गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं है। गोदावरी की सहायक नदियाँ वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, ताल, मूला, ये सवासी, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगला 50वां प्रश्न दिया गया है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी हिमालय, शिवालिक पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ियाँ। तो जो चंदन के वन हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन दक्षिणी भाग में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो इन वनों में सागवान, साल, चंदन, सहसूत, महुआ, आंवला, जामुन आदि भी पाए जाते हैं। अगला दिया गया है 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें खंबात की खाड़ी है वो सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। अब इसमें 52 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत का महान वर्ध पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें उदारवादी दल से ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुना गया था। और इनकी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने धन का अपवहन नामक सिद्धांत भी दिया था। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इनकी योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। इनके पास से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने का विशेषाधिकार होता है। तो इनमें से पहला है जो बहुमत दल का नेता होता है, सही है। दूसरी, इनकी योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं, ये बात भी सही है। और इनके पास किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने का विशेषाधिकार होता है, ये भी बात है सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। इनमें से असत्य कथन कोई नहीं है, तो डी आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगला 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको विशेषाधिकार है? व्यक्ति को, केंद्र को, राज्य को और सामाजिक समूहों को। तो किनको विशेषाधिकार है? तो इसमें दिया गया है कि राज्यों को इस संबंध में विशेषाधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न दिया गया है, सूची फर्स्ट और सेकंड इनको हमें मिलान करना है। तो इसमें अगस्त घोषणा दी गई है और अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्पना और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस दिए गए हैं। इनके आगे सूची सेकंड दी गई है। तो इसमें सही क्या होगा? अगस्त घोषणा। तो अगस्त घोषणा में लॉर्ड मोंटेग्यू, तो इसमें 2 आ जाएगा। अगस्त प्रस्तावना है, इसमें लॉर्ड लिंथिगो। और जो आगे अगस्त संकल्पना है, इसमें महात्मा गांधी आ जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है मोहम्मद अली जिन्ना। अब प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 में दिया गया है, संविधान की निम्नलिखित समितियों में किसकी या किनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं की गई? तो संविधान की जो समितियां बनाई, इनमें किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की? प्रांतीय संविधान समिति की, संघीय संविधान समिति की और संघीय शक्ति समिति की। तो इसमें से कौन सी समिति है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रही? तो इसमें प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रही। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 57वां में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठित भारतीय श्रमिक वर्ग का पहला देशव्यापी दबाव मजबूत था? तो इसमें हिंदू मजदूर सभा, इंडियन माइनिंग फेडरेशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
और इसका पहला सम्मेलन 1920 में बम्बई में हुआ। अब 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसमें 12वीं, 10वीं, 11वीं और 9वीं, तो इसमें जो 12वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। और ये नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के लिए उल्लेखित किए गए हैं, जिसमें 18 टोटल विषय है। अगला दिया गया है कि 59 नंबर, भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है, भारत एक गणराज्य, इसका अर्थ क्या है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इसका सही उत्तर सही हो जाएगा। अगला 60 नंबर दिया गया है। 60 नंबर में है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर किसी भी राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है, किस अनुच्छेद के तहत इसमें अधिकार है। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 343। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और 352 आपातकाल के लिए है। अगला देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न दिया गया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक का संबंध किससे है। तो रामचंद्र गुहा, APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी और शशि थरूर। तो इसका संबंध है शशि थरूर, जो कांग्रेस के नेता है। अगला है 62 नंबर, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया। तो किसान क्रेडिट कार्ड KCC है, इसका प्रारंभ कब किया गया, अगस्त 1998 को, जुलाई 1999 को, अगस्त 2014 को और जुलाई 2004 को। तो KCC कब लागू हुई थी, अगस्त 1998 को, जिसमें किसानों को अपनी जो फसल है और कृषि है उसके लिए कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिनसे वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। अगला दिया गया है 63 नंबर। 63 नंबर में दिया गया है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। तो औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है, IDBI, RBL, ICICI, IFCI। तो इसमें सही उत्तर होगा इसका IDBI मतलब भारतीय औद्योगिक विकास संगठन। तो ए उत्तर इसका सही होगा। अगला दिया गया है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, हेग, जनेवा और दुबई। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा जनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। 65 नंबर दिया गया है, भारत को विदेशी व्यापार से क्या लाभ होते हैं। तो विदेशी मुद्रा का अर्जन, विदेशी उत्पाद और तकनीकी की प्राप्ति, संकट काल में सहयोग, उपयुक्त सभी। तो जो विदेशी व्यापार होता है उससे लाभ, विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है, विदेशी उत्पाद और तकनीक की प्राप्ति भी होती है, संकट काल में सहयोग भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया, WTO। तो 1990, 1995, 1998 और 2000। ये अस्तित्व में कब आया, तो ये अस्तित्व में आया 1995 में। कब अस्तित्व में आया, 1995 में अस्तित्व में। इसका गठन 1 जनवरी 1995 में किया गया। अब अगला है, ईस्ट पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यह लुक ईस्ट पॉलिसी का विस्तार है। इसका संबंध दक्षिण एशिया से है। इसके प्रभाव क्षेत्र में आसियान देशों के साथ साथ सुदूर पूर्व के देशों को भी सम्मिलित किया गया है। इसका संबंध आसियान देशों के माध्यम से उत्तरी पूर्वी राज्यों पर विकास करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका संबंध असत्य कथन कौन सा है इसमें। तो इस जो ये पॉलिसी है ये नवंबर 2014 में लागू की गई और ये इस जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इसका विस्तार है, ये बात सही है। और जो इसका संबंध दक्षिणी एशिया से, ये बात गलत है। बी नंबर इसका गलत है, बाकी सी और डी दोनों सही है। अगला दिया गया है, G4
का निम्नलिखित में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? भारत, जापान, इटली और ब्राज़ील। इनमें से G4 है, इसका सदस्य नहीं है, तो इसमें आ जाएगा इटली। तो इटली G4 का सदस्य नहीं है। G4 में है भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये 4 देश है। ये और G4 है। इस ग्रुप को बनाने का मुख्य कारण क्या है कि ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अब दिया गया 69 नंबर प्रश्न। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से देशों के मध्य चकमा शरणार्थियों का मुद्दा विवादित रहा? चकमा शरणार्थी किनके मध्य? भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत भूटान और भारत म्यांमार। तो इसका सही उत्तर होगा भारत बांग्लादेश, चकमा शरणार्थियों के लिए। अब अगला प्रश्न दिया गया है 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए चीन का दौरा नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव। तो द्विपक्षीय के लिए जो चीन है उसका दौरा कभी भी नहीं किया। तो इसमें कौन आएगा? इंदिरा गांधी। कौन आएगा? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है, राजीव गांधी ने भी किया और PV नरसिम्हा राव ने भी दौरे किए हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने दौरे नहीं किए। अगला दिया गया है राजस्थान के किस तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थान ने ई-कॉमिक्स को वीडियो में बदलने का सॉफ्टवेयर विकसित किया है? IIT जोधपुर, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, बिट्स पिलानी और MNIT जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा IIT जोधपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा? IIT जोधपुर। IIT जोधपुर के जो विद्यार्थी हैं इन्होंने ई-कॉमिक्स को वीडियो में बदलने का सॉफ्टवेयर विकसित किया है। और IIT जोधपुर इसकी स्थापना 2008 में, इसके जो निदेशक है वो प्रोफेसर शांतनु चौधरी है। ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला दिया गया है 72वां कि राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जालोर महोत्सव 2022 का आयोजन कब किया गया? तो 13 से 20 फरवरी 2022, 15 से 17 फरवरी 2022, 21 से 23 फरवरी 2022 और 1 से 5 मार्च 2022। तो जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये 15 से 17 फरवरी 2022 को किया गया, यानी बी उत्तर इसका सही होगा। अगला दिया गया है 73 नंबर कि पारिवारिक स्थिति के कारण जॉब छोड़ने वाली महिलाओं को फिर से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? सुमन योजना, जागृति, बैक टू वर्क योजना, वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना और सौभाग्य योजना। इनमें से कौन सी योजना शुरू की है? तो इसमें से है जागृति बैक टू वर्क योजना शुरू की है मुख्यमंत्री ने। जागृति बैक टू वर्क योजना जो बी नंबर है, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को की। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 19 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत की है। और एक घोषणा जो बजट 2022-23 इसमें की गई थी वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। अब देखते हैं 74वां प्रश्न दिया गया है कि प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के तहत लिखी गई किस पुस्तक का विमोचन किया है? हिंदुत्व, एक जीवन शैली, जुडियल अकाउंटेबिलिटी, मेड इन इंडिया, द कैमल विद द जापी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द कैमल विद ए जापी पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न दिया गया है 75वां कि राजस्थान की एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिन्हें गूगल ने अपने विज्ञापन में पोस्टर महिला आइकन बनाकर सम्मानित किया है? सविता पूनिया, ममता गुज्जर, आशा कुमारी और शिवानी साहू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और इसका सही उत्तर होगा ममता गुज्जर। क्या होगा इसका सही उत्तर? ममता गुज्जर। और ममता गुज्जर का संबंध है अजमेर के हासियावास गांव से। इस बात को याद रखना है, हासियावास गांव अजमेर से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है 76वां, प्रदेश के किस व्यक्ति ने भारत का पहला शतरंज यूट्यूब चैनल चेस टॉक बनाकर 1 मिलियन सब्सक्राइबर मार्क हासिल की है? तो अभिजीत गुप्ता, आर प्रज्ञानंदा, जितेंद्र आडवाणी और विश्वनाथ आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा जितेंद्र आडवाणी। क्या होगा इसका सही उत्तर? जितेंद्र आडवाणी जो जोधपुर की है, इनका संबंध जोधपुर से है। ये भी बात आपको याद रखनी है।
अगला दिया गया है स्वतंत्र नंबर। स्वतंत्र नंबर में दिया गया है जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक मगरेरा मोती मिंजी रत्नों के लेखक कौन है। मगरेरा मोती मिंजी रत्नों, इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है भंवर सिंह सामोर, भंवर पृथ्वीराज रत्नू, मिठेश निर्मोही और आईदान सिंह भाटी। तो इसका सही उत्तर होगा भंवर पृथ्वीराज रत्नू, बी उत्तर इसका सही होगा। अगला दिया गया है 78 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसमें 2021 की चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ये भी ध्यान रखना है। दीपा माथुर, रूमा देवी, बतुल बेगम और ज्योति चौधरी, इनमें से किन्हें दिया गया है। तो इनमें से जो बतुल बेगम है इन्हें ये नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है 2021 में। और ये गायिका है, लोक गायिका जो मांड और भजन लोक गायिका है और ये जयपुर से बिलोंग करती है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, कहाँ से बिलोंग करती है, जयपुर से। अगला दिया गया है 79 नंबर। 79 नंबर में दिया गया है केन ऑयल एंड गैस वेदांता ग्रुप ने किसे देश की पहली महिला फील्ड ऑफिसर नियुक्त किया है। तो नीलोर्सी बिस्वा, सौम्या गुप्ता, सीमा रायल और मगुदा सिन्हा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सीमा रॉयल। तो ये जो सीमा रॉयल है ये सीकर से संबंधित है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला दिया गया है 80वें प्रश्न में दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस राजस्थानी फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया है। रोड टू रिफॉर्म, प्यारो बाबू, लाठी और हाथ रुपया। तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने है राजस्थानी फिल्म प्यारो बाबुल है इसका पोस्टर का विमोचन किया है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। तो दोस्तों ये प्रश्न थे 80% और बाकी जो 20% हैं वो साइको के हैं, वो हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।